अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशमी जमाल नाज़र। आज के इस व्लॉग में बहुत सारी आपको पता है आजकल बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं, बड़ी खबरें हैं। लेकिन कुछ बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। एक तो ये कि ये जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती की शादी हुई है, और ये जो हुकूमत जिस तरीके से बन रही है, तो उसके अंदर बहुत से लोगों का ख़्याल है कि अभी तनाज़ात जन्म लेना शुरू करेंगे। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक एक पहला तनाज़ा जो है वो ऑलरेडी जन्म ले चुका है। क्या है वो? किस इशू के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अंदर कुछ इख्तिलाफ इस वक्त नजर आ रहा है, उस पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। साथ ही साथ एमक्यूएम जो केपीके है, वहां पर जो है वो गवर्नरशिप जो है वो किसके हिस्से में आने वाली है। तो कुछ जराये से हमें पता चला है कि एक दो फेवरेट्स थे, लेकिन जो हतमी तौर पर नाम फाइनल हुआ है वो किसका है, वो मामला भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो दोबारा से करवाने का कह रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और पीटीआई के बहुत सारे जो पार्टी रिलेटेड मामलात हैं, उनके अंदर ऑलरेडी हमने देखा कि जो अकबर एस बाबर साहब है, उनकी इनिशिएट की हुई चीजों की वजह से पीटीआई खासा नुकसान उठा चुकी है लीगल फ्रंट के ऊपर, और अकबर एस बाबर साहब जो है वो फिर मैदान में आ गए हैं और वो कहते हैं जी कि मैं तो इसको फिर चैलेंज करूंगा, इस सारे मसले को। लियाकत चट्टा साहब जो है वो जो है उन्होंने भी कोई कहानी नहीं सुना दी है। उसके ऊपर खैर क्या ही और मजीद बात करनी है, लेकिन ये है कि किसी भी और मुल्क में अगर कोई सिविल सर्वेंट उठकर इस तरह की बात करता, जो कि लियाकत चट्टा ने की, जो उनका क्लेम था दुरुस्त था गलत था, इसकी इन्वेस्टिगेशन होती, इसको पाया तकमील तक इस बात को पहुंचाया जाता। लेकिन हमने ये देखा कि पहले इस मुल्क में ये आवाजें लगना शुरू हो गई कि जी ये जो बंदा कह रहा है पहले तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। फिर हमने देखा कि सोशल मीडिया पे उनकी एक वीडियो सर्कुलेट करना हो गई, जिसमें वो पता नहीं डांस कर रहे हैं, कोई इस तरह का मामला है। अब मुझे नहीं पता कि उस चीज को इस पॉइंट इन टाइम पे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करने की हमें क्या जरूरत पेश आई थी। और अब ये मामला यहाँ पर आके खत्म होता है कि वो बड़ा कन्वीनियंटली ये कहते हैं कि एक सियासी जमात ने मुझे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने के लिए कहा, मैं प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गया। तो भाई आप क्यों प्रोपेगेंडा का हिस्सा बने? क्या इसके ऊपर भी क्या उनसे फर्दर कोई बात पुरस नहीं होगी, कोई सवाल जवाब नहीं होगा, और वो ही इज गोइंग टू गो स्कॉट फ्री? लेकिन लग यही रहा है कि इस मुल्क में जिस तरह से मामला चलते हैं ही विल गो स्कॉट फ्री। और थोड़ी सी बात करेंगे आईएमएफ को एक खत जो कहा गया कि लिखा जाएगा इमरान खान साहब की जानिब से, कुछ इसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, 10 से 15 दिन के अंदर वो कहते हैं जी कि हम अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करेंगे, हमने अपनी पार्टी को मुतहर्रिक करना है। कारकुनों को कहता हूँ कि इस दफा इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लें, ये कहा है शेर अफजल मरवत साहब ने। अच्छा, इसी मामले के ऊपर जो अकबर एस बाबर साहब हैं, उन्होंने कहा है जी कि जो कराने का फैसला किया है पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इसको हम चैलेंज करेंगे। पीटीआई की क्यादत ने 3 मार्च 2024 को इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान किया है, जिस पर पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने ऐलान किया है कि वो इस फैसले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत जल्द चैलेंज करेंगे। इस सिलसिले में वो कहते हैं जी कि मैंने कानूनी मुशावरत का आगाज कर दिया है। तो देखिए, अकबर एस बाबर साहब ने तो अभी तक जितनी कानूनी तदाबीर की हैं, तदबीरें की हैं पीटीआई के खिलाफ, वो ऐसा लगता है कि वो फ्रूटफुल रही हैं, वो रंग लाई हैं। तो क्या ये तदबीर जो है ये भी रंग ला सकती है कि नहीं ला सकती, इस पर बात करेंगे। इस पर इसको देखेंगे आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो क्या बनती है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, बहुत सारे मामलात के ऊपर ऐसा लगा कि बड़ी मुश्किल किस्म की जो है वो नेगोशिएशन हुई है इन दोनों जमातों के दरमियान, और बड़ी मुश्किल से मामला जो है वो तय पाए हैं। बल्कि कुछ सीनियर सहाफ़ी ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं कि किस तरीके से कुछ लोग इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हुए, जो कि पहले डार साहब से मिले कि नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया जाए, फिर नवाज शरीफ साहब से जाके इन पर्सन मिले, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, फिर जरदारी साहब से मुलाकात हुई। तो वो जो रात गए की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो एक दिन की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स का नतीजा था, जिसमें इन सब लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया और वो जो है रात गए मुलाकात हुई। हालांकि उस मुलाकात के ऊपर वैसे मेरे बड़े सवालात हैं कि वो जो सरपरस्ते आला हैं इस वक्त नून लीग के, वो कहाँ हैं? वो एक विक्ट्री स्पीच करने के बाद गायब हो गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बेहतर होता कि नवाज शरीफ साहब खुद भी नजर आते, बट चले, दैट्स प्रॉब्ली डिबेट और डिस्कशन फॉर अनदर डे। लेकिन ये सारे मामलात इस तरह से तय पाए गए, तो अब उसके अंदर क्या हिच है या क्या रखना डल रहा है, वो एक सवाल है। और वो रखना जो है वो अपेरेंटली एमक्यूएम की वजह से डलेगा, जो कि इस वक्त एक मेजर स्टेक होल्डर है कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान जो माबैन जो मामलात हैं, वो हमें पता है कि कोई बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे नहीं है, वो हर वक्त ही खटाई का शिकार रहते हैं। वो अभी भी कुछ उसी तरह का मामला है, क्योंकि जाहिर है हमें पता है कि कराची का वो जो एक बड़ा एक लुक्रेटिव शेयर है, उसके ऊपर इन दोनों जमातों का आपस में हमेशा एक तनाजा रहता है। तो जो दो सूबों की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को देने का फैसला किया
गया, जिसमें एक खैबर पख्तूनख्वा और एक पंजाब है, और बलूचिस्तान और सिंध की गवर्नरशिप जो है वो कहा गया कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपने पास रखेगी। अब पीपल्स पार्टी के जो कुछ दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं जी कि हमने ये स्पॉट पीएमएलएन के अपने कैंडिडेट के लिए छोड़ा है, हमने किसी और के लिए नहीं छोड़ा, जबकि ज़राए ये बता रहे हैं, बल्कि खबर रिपोर्ट भी हुई है कि एमक्यूएम को ये यकीन दहानी करा दी गई है नून लीग की तरफ से कि गवर्नर उन्हीं का है और जो हैं अभी डिसोरी साहब वही कंटिन्यू करेंगे, जिस पर पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर लोगों ने ये कहा है कि इस बात के ऊपर हमारा आपस में खिंचाव भी होगा और हमारा इश्यू भी बनेगा। तो ये जो है वो मामला अभी चला नहीं है, लेकिन इसमें तनाव और खिंचाव जो है वो सिलसिले का आगाज़ हम देखने के पहले से हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर बहुत सारे फेवरेट्स बहुत सारे नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़ेर गौर थे। जो फाइट है वो ज़ाहिर है इस तरह के ओहदों के लिए हमेशा बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जो हमारे ज़राए ने हमें बताया कि हतमी तौर पर जो नाम फाइनल हुआ है वो फैसल करीम कुंडी साहब का नाम फाइनल हुआ है। वो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आने वाले दिनों में ज़ाहिर है 1-2 दिन में उसकी अनाउंसमेंट भी बाज़ाब्ता तौर पर हो जाएगी। अभी तो 1-2 लोगों का और नाम चल रहा है, लेकिन नाम जो है वो कुंडी साहब का ही फाइनल हुआ और वो ही गवर्नर होंगे खैबर पख्तूनख्वा के। सीज़न्ड पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात करें क़यादत से बड़े करीब समझे जाते हैं, बिलख़ुसूस बिलावल भुट्टो के साथ उनका एक बड़ा अच्छा ज़ाती पर्सनल रैपो है, उनके उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनके साथ, उनकी एक्सेस है अपनी लीडरशिप के साथ। तो एक ऐसा सूबा जहाँ पर हम देखते हैं कि वैसी बड़ी पोलराइज़ेशन और एक सियासी इस वक़्त जो है टेम्परेचर बहुत हाई है, क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादा मैंडेट मिला है वो पीटीआई को मिला है, और पीपल्स पार्टी का वहाँ पर गवर्नर होना इस तरह के माहौल के अंदर जहाँ पे पीपल्स पार्टी पहले ये कह रही थी कि अगर पीटीआई हमारे साथ बैठे तो हम गवर्नमेंट बनाने को तैयार हैं, तो उससे ये इंडिकेशन मिलती है कि पीपल्स पार्टी मामलात को मैच्योरली हैंडल करेगी विज़ा-विज़ पीटीआई। एंड उसमें फैसल करीम कुंडी साहब का वहाँ पर होना एक अच्छा सिलेक्शन, एक अच्छा ऑप्शन इसलिए है कि उनकी अपनी भी एक बड़ी मैच्योर आउटलुक होती है पॉलिटिक्स की तरफ। लेकिन बहुत से लोगों का ये ख़्याल है कि वज़ारत आला की कुर्सी पर अली अमीन गंडापुर साहब का होना और गवर्नरशिप पर फैसल करीम कुंडी साहब का होना, पता नहीं ये कॉम्बिनेशन कैसे चलेगा वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है ये डायरेक्टली एक ही सीट के ऊपर एक-दूसरे के मुखालिफत में इलेक्शन लड़ते भी हैं, कंटेस्ट भी करते हैं और इलाकाई एतबार से भी जो है ना वो ऑपोज़िट ग्रुप्स का हिस्सा हैं ये दोनों शख्सियात। तो ये एक इश्यू हो भी सकता है, बट मेरा ख़्याल है कि इलेक्शन तो लोग एक-दूसरे के खिलाफ लड़ाई करते हैं, इससे आखिर में जाकर जो पोज़ीशंस हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं, मेरा नहीं ख़्याल कि कोई ख़ास इस बात से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जितना हम जानते हैं फैसल करीम कुंडी साहब को बड़ा मैच्योरली चीज़ों को देखने वाले और डील करने वाले लोगों में उनका शुमार होता है। आखिर में जो आज के दिन की एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट खबर है, जिसको ज़ाहिर है बहुत तरीके से बहुत डिफरेंट उसके वर्जन्स और उसकी डायसेक्शन हो रही है उसकी, और मेरा ख़्याल है शायद बनती भी है टू एन एक्सटेंट, क्योंकि अली ज़फ़र साहब ने, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अडयाला जेल के बाद गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है जी कि बानी पीटीआई इमरान खान आज आईएमएफ को खत लिखेंगे, जिसमें आलमी इदारे से ये कहा जाएगा कि हुकूमत से बातचीत से पहले इंतखाबात के ऑडिट की शर्त रखी जाए। अगर आईएमएफ ने कोई बात करनी है तो ये शर्त रखी जाए कि जिन हलकों में धांधली हुई है पहले इसका ऑडिट हो। सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में आज़ाद ऑडिट टीम बिठाई जाए और वो फैसला करे जहाँ-जहाँ धांधली हुई है वहाँ जीतने वाले उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके बाद आईएमएफ हुकूमत से कोई बातचीत करे, अगर ऑडिट नहीं होता और धांधली को खत्म नहीं किया जाता तो फिर आईएमएफ का कर्जा देने का किसी किस्म का कदम पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। अब इन प्रिंसिपल जो बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अगर कोई मौक़िफ़ है उसको मैं अगर 100% दुरुस्त भी मान लूँ, तो एक सवाल तो यहाँ पर बनता है कि इस पॉइंट इन टाइम पे जब ऑलरेडी जो आलमी फाइनेंशियल रेटिंग वाली कंपनीज़ हैं या फर्म्स हैं या जो इदारे हैं जैसे फिच है, जो ऑलरेडी कह रहे हैं कि अगर ये आईएमएफ का एग्रीमेंट और ये सारा कुछ इन टाइम बड़े हम शॉर्ट डेडलाइन पे काम कर रहे हैं, अगर ये सब कुछ बर वक़्त नहीं होता तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से कोई नहीं बचा सकता, पाकिस्तान के सर पर फिर से डिफ़ॉल्ट का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे पॉइंट इन टाइम पे आईएमएफ को इस तरह का खत लिखना, आपका कोई भी ग्रीवेंस है, कोई भी कंसर्न है, व्हाई इन्वॉल्व अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द मैटर, वो भी अगेन एट अ पॉइंट इन टाइम जब इस वक़्त मुल्क की जो सूरत-ए-हाल है, जिस किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पर जो फाइनेंशियल मामलात हमारे चल रहे हैं, जो मईशत की जो बदहाली, मईशत जिसका शिकार है, क्या हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं इस तरह की किसी भी चीज़ को? पहले भी आईएमएफ से जुड़ा हुआ एक कंट्रोवर्सी एक सामने आई थी, जो तैमूर झगड़ा साहब की कॉल थी शौकत तरीन साहब के साथ, और जिसके अंदर जो कन्वर्सेशन थी वो हम सबके सामने है। उस टाइम पे भी हमने उस वक़्त कहा था कि मैच्योर पॉलिटिक्स करें, इस तरह की पॉलिटिक्स ना करेंगे जिसमें आप अपने इंटरेस्ट को आगे रखें और मुल्क के इंटरेस्ट को भूल जाएँ। आज भी अब मामला वहीं पर आ गया, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हमें पहले ही ये खदशा है कि मुल्क में जितनी इंस्टेबिलिटी है, जिस तरीके से इलेक्शन को देखा गया है, शायद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हम पर अब एतमाद नहीं करेंगे। ऐसे में एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मुल्क की एक ऐसी जमात के लीडर जो कि इस वक़्त मेजॉरिटी में है, जिनके लोग अगर इस तरह का बराह रास्त खत लिखते हैं,
तो किसके इंटरेस्ट को सर्व करेंगे? ये एक सवाल है जो मैं समझती हूँ कि पीटीआई को अभी भी इस पे मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और उस तरह की किसी भी चीज़ को आगे नहीं मज़ीद बढ़ाना चाहिए। बट एनीवे लेट्स सी आने वाले दिनों में मामला कहाँ जाते हैं। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ। मुझे इजाज़त दीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।